लाइक और सब्सक्राइब दबा दो भाई। अवॉइड मत करना, वरना बिल्कुल वैसे ही लगेगा जैसे तुम्हारा क्रश तुम्हें इग्नोर करके छोड़ गया था। चलो शुरू करते हैं। जिस दिन मेरी गर्लफ्रेंड अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ स्पेन में शादी कर रही थी, उस दिन हर कोई इस डर में था कि मैं जाकर कोई हंगामा ना कर दूं। उसके पिता तो दर्जनों बॉडीगार्ड्स को लेकर खुद दरवाजे पर खड़े थे, लेकिन शादी की रस्में खत्म होने तक मैं कहीं दिखाई नहीं दिया। तब जाकर महिला ने राहत की सांस ली। उसने तुरंत फोन निकालकर मुझे मैसेज भेजा, आओ तियान, जैसे ही मेरी याददाश्त पूरी तरह वापस आ जाएगी, मैं तुमसे शादी करूंगी और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। वह मुझे एक के बाद एक लगातार मैसेज भेजती रही, लेकिन हर मैसेज ऐसे गायब हो गया जैसे पत्थर समंदर में डूब जाता है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था। मैंने भी उसी दिन शादी करने का फैसला किया, बीजिंग के हाई प्रोफाइल बिजनेस सर्कल की राजकुमारी से। जब दोनों बारातों की गाड़ियां आमने सामने आईं, तभी उस औरत ने सामने वाली लग्जरी कार में बैठे मुझे देख लिया। जिस रात मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को उसके एक्स बॉयफ्रेंड के साथ होटल में कमरा लेते देखा, उस रात मैं नीचे होटल लॉबी में पूरी रात अकेला बैठा रहा। अगली सुबह मैंने अपने जुड़वां बड़े भाई को फोन किया, भैया, मैं आपकी जगह लियू परिवार की बड़ी बेटी लियू रोयेन से शादी कर लेता हूँ। फोन के दूसरी तरफ भाई की हैरान आवाज आई, लियू परिवार की बड़ी बेटी तो हमेशा विदेश में रही है, उसे किसी ने ठीक से देखा तक नहीं। किसी को नहीं पता वो कैसी दिखती है, सुंदर है या बदसूरत, पतली है या मोटी। क्या तुम सच में मेरी जगह उससे बिजनेस मैरिज करने जा रहे हो? मैंने हल्का सा कहा और धीरे से बोला, भैया, ये हमारी लॉन्ग और न्यू फैमिली के बीच बचपन से तय हुआ रिश्ता है। अब जब तुम्हें अपनी पसंद की लड़की मिल चुकी है तो मुझे जाने दो। भैया ने हैरानी से पूछा, लेकिन तुम्हारी भी तो गर्लफ्रेंड है ना? मैंने गहरी सांस ली। अब नहीं रही। जुड़वा भाइयों के बीच बिना कहे भी बहुत कुछ समझ आ जाता है। भैया ने ज्यादा सवाल नहीं किए, उन्होंने बस मुझे धन्यवाद कहा और फोन काट दिया। फोन रखने के बाद मैं ठंडी हवा में स्पेन के बार्सिलोना के छोटे से कस्बे की सड़कों पर अकेला चलता रहा। 1 महीने पहले लीशिया की एक्स बॉयफ्रेंड जी बोदा का एक्सीडेंट हो गया था। वो तो अपनी याददाश्त भी खो चुका था। लीशिया ने मुझसे कहा, डॉक्टर ने सलाह दी है कि मैं और जी बोदा अपने पुराने रिश्ते के पलों को फिर से जिएं, ताकि उसकी याददाश्त वापस आ सके। तभी मुझे पता चला कि मेरी गर्लफ्रेंड का एक बचपन का प्रेमी भी था, जो उसका बचपन का साथी था। एक आदमी होने के नाते मैं बिल्कुल नहीं चाहता था कि लीशिया अपने एक्स के साथ फिर से रिश्ता शुरू करे। लेकिन लीशिया ने कहा, अगर तुम्हें भरोसा नहीं है तो तुम मेरे साथ रह सकते हो। लीशिया मेरी पहली मोहब्बत थी। हम 3 साल से रिलेशनशिप में थे। मैं नहीं चाहता था कि हमारा रिश्ता ऐसे ही खत्म हो जाए, इसीलिए मैं उसके साथ स्पेन चला गया। वो तो अपनी याददाश्त भी खो चुका था। लीशिया ने मुझसे कहा, डॉक्टर ने सलाह दी है कि मैं और जी बोदा अपने पुराने रिश्ते के पलों को फिर से जिएं, ताकि उसकी याददाश्त वापस आ सके। तभी मुझे पता चला कि मेरी गर्लफ्रेंड का एक बचपन का प्रेमी भी था, जो उसका बचपन का साथी था। एक आदमी होने के नाते मैं बिल्कुल नहीं चाहता था कि लीशिया अपने एक्स के साथ फिर से रिश्ता शुरू करे। लेकिन लीशिया ने कहा, अगर तुम्हें भरोसा नहीं है तो तुम मेरे साथ रह सकते हो। लीशिया मेरी पहली मोहब्बत थी। हम 3 साल से रिलेशनशिप में थे। मैं नहीं चाहता था कि हमारा रिश्ता ऐसे ही खत्म हो जाए, इसीलिए मैं उसके साथ स्पेन चला गया। और मेरी गर्लफ्रेंड लीशिया इस वक्त सफेद पायलट यूनिफॉर्म पहन चुकी थी। वह अपने एक्स जी बोदा के सामने खड़ी थी और उनके कॉमन दोस्त शोर मचा रहे थे, किस करो, किस करो। लीशिया जैसे ही पंजों के बल उठकर जी बोदा को किस करने वाली थी, उसकी नजर मेरी तरफ पड़ी। उसने तुरंत जी बोदा का हाथ छोड़ दिया और मेरे पास आकर बोली, तुम कहाँ चले गए थे? कल रात मैं तुम्हें ढूंढने गई थी। मैंने शब्द शब्द साफ बोलते हुए जवाब दिया। लीशिया की आंखों का रंग हल्का बदल गया। वह अभी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि मैंने बीच में ही काट दिया, अफसोस, तुम मिली नहीं। तुम कहाँ थी? मैं बाहर कुछ सामान खरीदने गई थी, फिर सीधे होटल लौट आई। लीशिया ने बिना चेहरे का भाव बदले झूठ बोल दिया, लेकिन उसके बाद उसने जैसे राहत की सांस ली। फिर वह बोली, मैं बोदा के साथ शादी करने की तैयारी कर रही हूं। मैं एक पल के लिए सन्न रह गया। क्या मतलब? लीशिया ने हल्के से अपने लाल होंठ खोले और कहा,
बोदा ने पहले मुझसे कहा था कि वो मुझे एक भव्य शादी देगा। मैं उसका वो वादा पूरा करने में उसकी मदद करना चाहती हूँ। शायद इससे उसकी याददाश्त वापस आने में मदद मिले। फिर वही याददाश्त वापस लाने वाली बात। मेरे होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। कभी कभी इंसान इतना बेबस हो जाता है कि हंसी आने लगती है। लीशिया को लगा कि मैं उसे मना कर दूंगा। फिर उसने कहा, जैसे ही उसकी याददाश्त वापस आ जाएगी, मैं तुम्हें अपने माता पिता से मिलवाने भारत वापस ले जाऊंगी और फिर हम शादी रजिस्टर कर लेंगे। लेकिन वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि मैंने तुरंत हामी भर दी। ठीक है। लीशिया ने मुझे हैरानी से देखा। मैंने शांत स्वर में फिर पूछा, और कोई बात? वह थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, मैं इस शादी की तैयारी में अगले 7 दिन लगाऊंगी। इस दौरान मैं चाहती हूं कि हम दोनों थोड़ा दूरी बनाए रखें। मैं नहीं चाहती कि वो ज्यादा सोचे। ये सुनकर भी मेरे दिल में कोई हलचल नहीं हुई। मैंने बिना एक पल की झिझक के फिर जवाब दिया, ठीक है। अब लीशिया सच में यकीन नहीं कर पा रही थी। कल रात तक मैं जलन महसूस कर रहा था और आज अचानक इतना शांत और समझदार कैसे हो गया। शायद उसे भी महसूस हो गया था कि वह जो कर रही है वह कुछ ज्यादा ही गलत है। लीशिया ने धीरे से कहा, थैंक यू। तभी दूर से उसकी एक दोस्त की आवाज आई, शिया, अब अगला स्टेप शुरू करने वाले हैं। इसके बाद लीशिया ने मुझसे और कुछ नहीं कहा। वह सीधे जीबोदा की तरफ चली गई। मैं थोड़ी दूरी पर खड़ा था, तभी मैंने जीबोदा को पूछते सुना, अगला स्टेप क्या है? लीशिया और जीबोदा के एक कॉमन दोस्त ने जानबूझकर स्पेनिश में जवाब दिया, अगला स्टेप है सुहागरात वाले कमरे में मस्ती करना। 4 साल पहले तुम और शिया हमारे साथ यहाँ थे, तब भी हमने पहले से ऐसा मजाक किया था, याद है? जीबोदा उम्मीद भरी नजरों से लीशिया को देखने लगा। आसपास मौजूद सब लोग स्पेनिश में शोर मचाने लगे, सुहागरात, सुहागरात। मैंने उनके एक दोस्त से पूछा, इतना शोर क्यों मचा रखा है? तो अगला स्टेप क्या है? उस दोस्त ने एक पल रुककर बिना चेहरे का भाव बदले जवाब दिया, बस एक छोटा सा गेम खेलना है। फिर वह बोला, शिया और बोदा की बात तो अब बीते वक्त की है, जीजा जी आप गलत मत समझिएगा। तभी दूसरा दोस्त आगे आया और स्पेनिश में बोला, तुम इसे समझाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? ये तो बस एक छोटा सा टूर गाइड है, इसे स्पेनिश भी समझ नहीं आती। पहला दोस्त हंसते हुए बोला, अब शिया भी कब तक 2 मर्दों को एक साथ संभालेगी? वैसे भी वो जल्द ही बोदा से शादी करने वाली है, उसके बाद इसे संभालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने उस खुशियों से भरी भीड़ को देखा। धीरे से कुछ कहा, इतनी धीमी आवाज में कि सिर्फ मैं ही सुन सका, क्या तुम लोगों को सच में लगता है कि मैं कोई ऐसा बेवकूफ हूं जिसे कुछ समझ ही नहीं आता? मैंने भी स्पेनिश में ही जवाब दिया। मैं अब और कुछ देखना नहीं चाहता था, इसीलिए मुड़कर सीधे जोजी होटल वापस आ गया। शायद पूरी रात नहीं सोया था, इसलिए बिस्तर पर लेटते ही गहरी नींद आ गई। जब दोबारा आंख खुली तब तक रात हो चुकी थी। मैं खाने के लिए नीचे जाने ही वाला था कि कमरे से बाहर निकलते ही मैंने देखा लीशिया जीबोदा का हाथ पकड़े हुए दोस्तों से घिरी होटल वापस आ रही थी। जीबोदा ने मुझे देखकर हाथ हिलाया, मिस्टर लॉन्ग आप पहले ही वापस आ गए। यह कहते हुए वह आगे बढ़ा और बड़े अपनापे से अपना हाथ मेरे कंधे पर रख दिया। एकदम पुराने जान पहचान वाले अंदाज में उसने कहा, मैंने शिया को प्रपोज कर दिया है। इन लोगों ने बताया कि तुम शिया के सबसे अच्छे दोस्त हो, तुम हमें शुभकामनाएं दोगे, है ना? उसके दोस्तों की सांसें अटक गईं। सब जानते थे कि लीशिया का असली बॉयफ्रेंड मैं ही हूं। जीबोदा ने जानबूझकर ऐसा पूछा था क्योंकि उसे डर था कि कहीं मैं गुस्से में सब सच न बता दूं। अगर ऐसा होता तो आज का पूरा माहौल खराब हो जाता। मैंने हल्के से जीबोदा की तरफ देखा, फिर लीशिया की घबराई हुई आंखों से नजर मिली। मैं शांत स्वर में बोला, बिल्कुल, तुम दोनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। जल्दी बच्चे हो, हमेशा साथ रहो और जिंदगी में फिर कभी अलग मत होना। मेरी बात सुनकर लीशिया एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। वहीं जीबोदा संतुष्ट होकर बोला, थैंक यू शिया, मैं पहले जाकर कपड़े बदल लेता हूँ, तुम लोग नीचे रेस्टोरेंट में मेरा इंतजार करना। इतना कहकर जीबोदा अपने कमरे की ओर लौट गया। मैं भी भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ गया। मैं चुपचाप लिफ्ट में चला गया। पता नहीं क्यों लीशिया भी पीछे पीछे आ गई। लिफ्ट में उसने मुझे उलझन भरी नजरों से देखा और पूछा,
तुमने अभी ऐसा क्यों कहा? मैंने शांत होकर उसकी तरफ देखा। ये तुमने ही तो कहा था, सब नकली है, बस दिखावे का नाटक। लीशिया ने मेरी तरफ टटोलती नजरें हटाई। तभी लिफ्ट रेस्टोरेंट वाले फ्लोर पर पहुंच गई। मैं पहले अंदर गया, एक सीट ढूंढकर बैठ गया, अपने आप मेन्यू देखने लगा और वेटर को खाना ऑर्डर कर दिया। लीशिया मेरे पास बैठी रही, लेकिन कुछ नहीं बोली। थोड़ी देर बाद जीबोदा भी नीचे आ गया। शिया। लीशिया तुरंत उठी और बहुत स्वाभाविक तरीके से उसका हाथ थाम लिया। फिर उसके साथ नीचे आए दोस्तों के साथ जाकर बड़ी टेबल पर बैठ गई। आज सुहागरात वाली मस्ती के वक्त शिया और बोदा तो सच में नए शादीशुदा कपल जैसे शर्माते हैं। कौन सा नए शादीशुदा? ये तो ऐसे लग रहे हैं जैसे लंबे समय बाद मिले भूखे भेड़िए हों। तुम लोगों ने नहीं देखा क्या? जब बोदा टेंट से बाहर आया था, उसकी गर्दन पर पूरे लव बाइट्स के निशान थे। शिया तो बोदा पर पूरी तरह फिदा है। दोस्तों को लगा कि मुझे स्पेनिश समझ नहीं आती, इसलिए वे स्पेनिश में बिना किसी झिझक के बातें कर रहे थे। जी बोदा ने लीशिया का हाथ पकड़ा हुआ था और उसके चेहरे पर भी बड़ी मुस्कान थी। तुम लोग बेकार की बातें मत करो, लीशिया ने उसका हाथ छुड़ाते हुए स्पेनिश में कहा। थोड़ा ध्यान रखो, बातें हद से ज्यादा मत बढ़ाओ। ठीक है, देखो तो शर्म भी आ रही है। मैंने अपने हाथ में पकड़े पानी के गिलास को कसकर पकड़ लिया। तभी जीबोदा ने मेरी तरफ देखा और कहा, मिस्टर लॉन्ग, क्या मेरी और शिया की शादी नहीं होगी? 7 दिन बाद आप हमारे बेस्ट मैन बन सकते हैं क्या? नहीं, 7 दिन बाद मुझे एक जरूरी काम है। मैंने बिना सोचे सीधे मना कर दिया, क्योंकि 7 दिन बाद मैं खुद भी दूल्हा बनने वाला था। किसी और की शादी में बेस्ट मैन नहीं बन सकता था। जीबोदा ने लीशिया की तरफ देखकर पूछा, अब क्या करें? हमारे पास बेस्ट मैन कम पड़ रहे हैं। लीशिया ने उसे दिलासा देते हुए कहा, कोई बात नहीं, मेरी शादी में बस तुम दूल्हे के रूप में मौजूद रहो, वही काफी है। शिया, तुम तो प्यार में दोस्तों को ही भूल गई हो। और ब्राइड्समेड्स का क्या हमें ब्राइड्समेड भी नहीं बनाओगी? मुझे लगा यह मेरी जिंदगी का सबसे बेस्वाद खाना था। खाने के बाद लीशिया जीबोदा को उसके कमरे तक छोड़ने चली गई। मैं भी जाने ही वाला था, तभी किसी ने मुझे आवाज देकर रोक लिया। लॉन्ग साहब। मैंने पीछे मुड़कर देखा। मुझे बुलाने वाला जीबोदा का अच्छा दोस्त चेन चेंग था। चेन चेंग मेरे पास आकर बोला, लॉन्ग साहब, आपने भी देख लिया है, भाई जी ही वो इंसान है जिनसे शिया सच में शादी करना चाहती है। आप रोज ये सब देखते रहेंगे तो आपके लिए भी ये एक तरह की यातना ही है। बेहतर होगा कि आप खुले दिल से उसे छोड़ दें। मैंने शांत नजरों से उसकी तरफ देखा और कहा, अगर वही इंसान होता जिससे लीशिया शादी करना चाहती तो उनका ब्रेकअप ही नहीं हुआ होता। 3 साल पहले लीशिया मेरे पीछे नहीं आती। इतना कहकर मैं रेस्टोरेंट से बाहर निकल गया। पीछे से चेन शेंग की तिरस्कार भरी आवाज आई, शिया तुम्हारे पीछे इसलिए आई थी क्योंकि भाई जी उसे छोड़कर विदेश पढ़ने चले गए थे। तुम बस उसके टूटे दिल का इलाज करने का एक जरिया थे। शिया के दिल में पहले से ही एक परफेक्ट प्रेमी की जगह भरी हुई है, इसीलिए उसे बाकी हर इंसान थोड़ा कम लगता है। तुम चाहे जितना उसके पीछे पड़े रहो, आखिर में शिया तुम्हें कभी नहीं चुनेगी। मैंने उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। तभी मुझे पता चला कि 3 साल पहले लीशिया ने अपने दिल के घाव भरने के लिए ही मेरा पीछा करना शुरू किया था। उसके लिए मेरे दिल में बची आखिरी भावना भी धीरे धीरे खत्म होने लगी। कमरे में लौटते ही जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, मेरा फ़ोन बज उठा। फ़ोन खोला तो देखा जीबोदा ने मुझे 4 GB की एक फ़ाइल भेजी थी। फाइल खोलने पर उसमें 4 साल पहले लीशिया और जीबोदा की प्रेम भरी यादें भरी हुई थीं। उसमें 1896 तस्वीरें, 578 वीडियो, 452 वॉइस मैसेज, 1029 स्क्रीनशॉट और एक प्रेम पत्र था। कुछ ही देर बाद जीबोदा ने फिर मैसेज भेजा। शिया ने मेरी याददाश्त वापस लाने के लिए वो गुप्त फोल्डर मुझे भेज दिया, जिसे उसने 1580 दिनों तक संभाल कर रखा था। उसने कहा, ये सब हमारे प्यार के सबूत हैं, और उसमें एक प्रेम पत्र भी है। ये सब शिया ने मुझसे ब्रेकअप वाले दिन से लिखना शुरू किया था और पूरे 4 साल तक लिखती रही। चलो तुम्हें भी दिखाता हूं। मैंने पहले तस्वीरें खोली। वे सब लीशिया और जीबोदा की साथ वाली तस्वीरें थीं।
तस्वीरों में लीशिया खुलकर मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखों में खुशी साफ दिखाई दे रही थी। मुझे अचानक याद आया, जब मैंने कभी लीशिया से साथ में फोटो खिंचवाने को कहा था तो उसने कहा था, मुझे फोटो खिंचवाना पसंद नहीं है, तुम खुद ही खिंचवा लो। फिर मैंने वीडियो खोला। वीडियो में लीशिया बहुत मासूम और प्यारी लग रही थी, बिल्कुल वैसी नहीं जैसी वह परिपक्व महिला थी जिसे मैं जानता था। वीडियो में वह एक छोटी बच्ची की तरह जी बोदा को हंसाने की कोशिश कर रही थी। उसके हाथ में 2 छोटे केक थे। वह मुस्कुराकर बोली, अगर तुम सही बता दो कि यहाँ कितने केक हैं तो मैं खुद को तुम्हें दे दूंगी। उसी पल मुझे इंटरनेट पर पढ़ी एक बात याद आ गई। चाहे लड़का हो या लड़की, जब कोई सच में किसी से प्यार करता है तो उसके सामने बिल्कुल बच्चे जैसा बन जाता है। तब मुझे समझ आया कि वो बातें सच थीं। मैंने फिर से वह प्रेम पत्र खोला। पहली ही लाइन थी, पति, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। मैं धीरे धीरे आगे पढ़ने लगा। 20 मई 2022 मैं उस ताइशान पहाड़ पर चढ़ने गई जहां हम हमेशा साथ जाना चाहते थे। सुना है जो कपल साथ में ताइशान चढ़ते हैं वे हमेशा साथ रहते हैं। बस अफसोस उस दिन मेरे साथ तुम नहीं थे। मुझे याद आया, उस दिन ताइशान पर उसके साथ मैं था। लीशिया के साथ चढ़ने वाला मैं ही था। मैंने आगे पढ़ा। क्रिसमस 2022 मैं उसे बाहों में लिए हुए थी, लेकिन मेरे दिमाग में बार बार तुम्हारा वो पुराना सांता वाला रूप ही घूम रहा था। मुझे नहीं पता तुम्हें भूलने में कितना वक्त लगेगा, शायद कुछ समय या शायद पूरी जिंदगी। मेरे सीने में जैसे किसी ने रुई का भारी गुच्छा ठूंस दिया हो। 2022 के उस क्रिसमस पर जब मैं और लीशिया एक दूसरे में पूरी तरह खोए हुए थे, उसके दिल और दिमाग में फिर भी छी बोदा ही था। 31 दिसंबर 2023 को मैंने उसके साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट नहीं किया। मैं अकेले स्विट्जरलैंड गया, उस लॉटरब्रुन्नेन नाम के परियों जैसे छोटे शहर में जहां हम कभी साथ गए थे। मैं एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। 2023 के न्यू ईयर पर मैंने दोपहर से ही उसके लिए ढेर सारे पकवान बनाए थे। तभी लीशिया ने अचानक कहा कि उसे किसी काम से बाहर जाना है। मुझे लगा था कि ऑफिस का कोई ज़रूरी काम होगा, लेकिन मुझे क्या पता था कि वह जी बोदा के साथ उन पुरानी जगहों पर गई थी जहां वे पहले साथ जा चुके थे। मैंने आगे पढ़ना जारी रखा। 14 फरवरी 2024 तुम्हारे बिना एक बेहद बोरिंग वैलेंटाइन डे। आज वह मेरे साथ थी। मुझे लगता है कि अब मैं शायद उससे अलग नहीं हो पाऊंगा, लेकिन तुम्हें भी कभी भूल नहीं सकूंगा। उस वैलेंटाइन डे पर मैंने खास तौर पर छुट्टी ली थी ताकि पूरा दिन उसके साथ बिता सकूं, लेकिन उसकी नज़रों में वो बस एक ऐसा वैलेंटाइन था जिसमें जी बोदा नहीं था। बोरिंग वैलेंटाइन डे। एक एक लाइन पढ़ते पढ़ते मुझे एहसास हुआ कि ये चिट्ठी बहुत लंबी थी, उन 3 सालों से भी लंबी जितना समय लीशिया ने मेरे साथ बिताया था। पता नहीं कितनी देर तक मैं पढ़ता रहा। तभी अचानक कमरे के दरवाजे पर हलचल हुई। मैंने तुरंत स्क्रीन बंद कर दी। लीशिया दरवाज़ा खोलकर अंदर आई। उसकी आवाज़ थकी हुई थी। अभी तक सोए नहीं? मैंने हल्के से हूँ कहा। मुझे लगा था आज रात तुम वापस नहीं आओगी। लीशिया मेरे पास आकर बोली, अगर वापस नहीं आती तो सोती कहाँ? क्योंकि दुनिया की नज़र में हम ही असली कपल थे, इसलिए लीशिया हमेशा चुपके से मेरे साथ ही रहती थी। ठीक है, मैं पहले नहा कर आती हूँ। इतना कहकर उसने अपना फ़ोन बेडसाइड टेबल पर चार्जिंग में लगाया और बाथरूम में चली गई। अंदर से पानी गिरने की आवाज़ लगातार आ रही थी। उधर उसका वीचैट भी बार बार बज रहा था। मैंने एक नज़र डाली। मैसेज जी बोदा का था। क्या हम पहले सच में साथ सोए थे? पता नहीं क्यों अब तो तुम्हें छूने में भी मुझे घबराहट होती है। मैंने अपनी मुट्ठियां कस ली। उंगलियों के नाखून हथेलियों में गहराई तक ढंस गए। 15 मिनट बाद लीशिया नहाकर बाहर आई। तभी उसे पता चला कि मैं अब भी बिस्तर के पास बैठा हुआ था। मेरी आंखों में एक अजीब सी उलझन थी। लीशिया को लगा कि मैं कल और आज दिन में हुई बातों की वजह से नाराज हूं। वह मेरे पास आकर बोली, क्या तुम नाराज हो? मैंने धीरे धीरे अपनी लाल पड़ चुकी मुट्ठियां ढीली की और उसकी तरफ देखा। खुद को शांत दिखाने की कोशिश करते हुए मैंने कहा, हाँ, अभी अभी एक बहुत भावुक प्रेम कहानी पढ़ी। फिर मैंने आगे कहा, तुमने पहले ही कहा था ना कि जी बोदा की याददाश्त वापस लाने के लिए तुम्हें मुझसे दूरी बनाकर रखनी होगी।
अब अगर तुम मेरे साथ ही रहोगी तो कहीं उसे शक ना हो जाए। मैंने तुम्हारे लिए अलग कमरा बुक करवा दिया है। इन कुछ दिनों हम अलग अलग रह लेते हैं। ये सुनकर लीशिया की आंखों में सवाल और जांचने वाली नजर साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन आखिर में उसने मेरी बात मान ली। ओ तियन, इस शादी के बाद मैं बोदा से सब साफ साफ बात कर दूंगी। मैं उसकी पीठ को अपनी आंखों के सामने दूर जाते हुए देखता रहा और अनजाने में हल्की कड़वी मुस्कान आ गई। अब कुछ कहने की जरूरत नहीं है। इस बार तुमने सच में सब खत्म कर दिया है। अब हम कभी साथ नहीं होंगे। लीशिया के जाने के बाद मैं धीरे धीरे सो गया। अगले दिन तैयार होकर जैसे ही होटल की लॉबी में पहुंचा, लीशिया सीधे मेरी तरफ चली आई। औतियन, बोदा ने गलती से मेरे फोन में वो सूट देख लिया जो हमने पहले कस्टम बनवाया था। उसे वो बहुत पसंद आ गया। क्या तुम वो सूट उसे दे सकते हो? मैं अभी जवाब भी नहीं दे पाया था कि दूर से पहले ही वह सूट पहने हुए जी बोदा हमारी तरफ आता दिखाई दिया। जब उसने पहले ही सूट पहन लिया था तब भी वे मुझसे राय पूछने का दिखावा कर रहे थे। मैंने सीधा लीशिया की आंखों में देखा और हमेशा की तरह सिर्फ एक शब्द कहा, ठीक है। जब मैंने लीशिया को ही छोड़ने का फैसला कर लिया था तो फिर किसी और के पहने हुए कपड़े की क्या अहमियत रह जाती। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे इतनी आसानी से मानते देख ली शिया के चेहरे पर एक अजीब सा भाव आ गया। लीशिया के मन में अचानक एक अजीब बेचैनी उठी। वह कुछ पूछना चाहती थी, तभी जी बोदा उसके पास आ गया। शिया, तुम मिस्टर लॉन्ग से क्या बात कर रही थी? लीशिया ने अपनी नजरें वापस खींच ली और नरमी से जी बोदा की ओर देखा। कुछ खास नहीं। जी बोदा ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। तुम मुझे धोखा देकर किसी और आदमी के साथ मत जाना, वरना मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। उसी समय उसका अच्छा दोस्त चेन शेंग भी आगे आया और जानबूझकर मेरी तरफ देखते हुए बोला, जी भाई, आप शिया को इतना मत डराइए। सब जानते हैं उस समय जब आपका और शिया का झगड़ा हुआ था, आप रात भर घर नहीं लौटे थे, फोन भी बंद था। शिया आपको ढूंढते ढूंढते पागल हो गई थी, यहां तक कि उसका एक्सीडेंट भी हो गया था। यह सुनकर मुझे अचानक खुद पर हंसी और दुख दोनों आने लगे, क्योंकि लीशिया के साथ बिताए उन 3 सालों में हमारे बीच भी झगड़े हुए थे। मैं भी कई बार नाराज होकर पूरी रात घर नहीं लौटा था, लेकिन लीशिया ने मुझे ढूंढने की कभी कोशिश नहीं की। हर बार मैं ही पहले झुकता था, माफी मांगता था। शायद यही प्यार और न प्यार के बीच का फर्क होता है। वो सब पुरानी बातें हैं। लीशिया की आवाज ने मुझे फिर से वर्तमान में ला दिया। फिर उसने कहा, औतियन, थोड़ी देर बाद हम सब समुद्र किनारे बारबेक्यू करने जा रहे हैं। मुझे याद है तुम्हें बारबेक्यू बहुत पसंद है। मैं कुछ कह पाता उससे पहले ही चेंजेंग ने बात काट दी। शिया, तुम्हें गलत याद है। बारबेक्यू सबसे ज्यादा तो हमारे जी भाई को पसंद है। तुम लोग पहले अक्सर मुझे तीसरे पहिए की तरह साथ लेकर बारबेक्यू पर जाते थे। मैंने उसकी बात सुनी और धीरे से कहा, तुम लोग जाओ, मुझे बारबेक्यू पसंद नहीं है। अब सिर्फ 6 दिन बचे थे। मैं अब उसके साथ यूं दिखावे का रिश्ता निभाना नहीं चाहता था। रेस्तरां जाते समय मुझे अपने बड़े भाई का फोन आया। सूट और शादी के कपड़े सब तैयार हैं, उन्हें स्पेन वाले तुम्हारे विला में भेज दिया गया है। 6 दिन बाद तुम वहीं रहना, फिर दुल्हन को लेने जाना। ठीक है। नाश्ता करने के बाद मैं आधा दिन होटल में आराम करता रहा। शाम को मैं अकेला समुद्र किनारे टहलने निकल गया। मैं किनारे के पास एक चट्टान पर खड़ा था, डूबते सूरज के नीचे फैले समुद्र को देख रहा था। पता नहीं कितना वक्त बीत गया। लहरें चट्टानों से और जोर से टकराने लगीं। मैं जाने ही वाला था कि तभी जी बोदा न जाने कब मेरे पास आ खड़ा हुआ। मिस्टर लॉन्ग, आपको शायद पता चल गया होगा कि मेरी याददाश्त कभी गई ही नहीं थी। मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा। वह आगे बोला, जब मैं फिर से शिया के साथ अपने पुराने रिश्ते वाले दिनों में लौटा, तब समझ आया कि मैं उसके बिना नहीं रह सकता। तो तुम कहना क्या चाहते हो? मैंने पूछा। मुझे उसके पास ही रहना है, जी बोदा ने एक एक शब्द साफ बोलते हुए कहा। मैंने सीधे जवाब दिया, फिक्र मत करो, अब मुझे वह नहीं चाहिए, तुम दोनों एक हो जाओ। लेकिन जी बोदा को मेरी बात पर यकीन नहीं हुआ। शिया सिर्फ एक पायलट नहीं है, वह ली ग्रुप की वारिस भी है। क्या तुम इतनी आसानी से उसे मेरे लिए छोड़ दोगे? उसने ठंडी आवाज में कहा।
हम दोनों में से सिर्फ एक ही उसके पास जिंदा रह सकता है। इतना कहकर जी बोदा ने मुझे जोर से धक्का दिया। मेरी नजरें अचानक सख्त हो गईं और मैंने तुरंत एक तरफ हटकर खुद को बचा लिया। लेकिन तभी जी बोदा जड़ता की वजह से आगे की ओर फिसल गया और चट्टान की सीमा से बाहर निकलकर सीधे समुद्र में जा गिरा। बचाओ! जी बोदा की चीख सुनकर थोड़ी दूर खड़े लोगों का ध्यान उधर चला गया। ली शिया बिना एक पल सोचे सीधे समुद्र में कूद पड़ी। ऊंची लहरों की परवाह किए बिना उसने उसे बचाकर किनारे तक पहुंचाया। किनारे पर आते ही उसकी आंखें लाल हो गईं, चेहरा चिंता से भरा था। बोदा! जी बोदा का चेहरा पीला पड़ चुका था। उसने धीरे धीरे आंखें खोली और ली शिया को देखते हुए कमजोर आवाज में कहा, शिया, लॉन्ग आउतियन ने मुझे बताया कि असली बॉयफ्रेंड वही है। तुम लोग जो कुछ भी कर रहे हो वो सब मुझे धोखा देने के लिए है। क्या उसने जो कहा वो सच है? बिल्कुल नहीं। ली शिया एक पल को घबरा गई और तुरंत इनकार कर दिया। जी बोदा ने दूर खड़े मेरी तरफ विजयी नजर से देखा, फिर भर्राई आवाज में बोला, तो फिर शादी खत्म होते ही हम तुरंत चीन लौटकर मैरिज रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे। मैं तुम्हारे साथ कानूनी तौर पर पति पत्नी बनना चाहता हूँ ताकि किसी और को हमारे बीच आने का मौका ही न मिले। उसकी बात सुनकर आसपास खड़े सभी लोग तुरंत लीशिया की तरफ देखने लगे। मैंने देखा कि लीशिया जी बोदा का हाथ थामे हुए बिना किसी झिझक के बेहद गंभीरता से बोली, ठीक है, हम देश लौटते ही शादी रजिस्टर करवा लेंगे। यह सुनते ही जी बोदा के चेहरे पर मुस्कान खिल उठी। उसने उसे कसकर अपनी बाहों में भर लिया। मुझे नहीं पता मैं होटल तक कैसे वापस पहुंचा। आधे घंटे बाद लीशिया भी लौट आई। दरवाजा खोलते ही उसने मुझे बिस्तर के कोने पर बैठे देखा। मैं बिल्कुल टूटा हुआ, जैसे मेरी आत्मा ही खो गई हो। शायद पहली बार उसने मुझे इतना कमजोर देखा था। उसका दिल अचानक कस गया और उसे थोड़ी ग्लानि हुई। आओ तियन, आज रात मैं यहीं तुम्हारे साथ रहूंगी, बोदा के पास नहीं जाऊंगी। मैं होश में आया, देखा उसके कपड़े अब भी भीगे हुए थे। मैं पूछने ही वाला था कि क्या वह जाकर कपड़े बदलना चाहती है, तभी उसने फिर कहा, लेकिन तुम्हें बोदा को सच नहीं बताना चाहिए था। सच बताना? मैंने सीधे उसकी ओर देखा। मैंने कुछ भी नहीं कहा। तुम अब भी झूठ बोल रहे हो? लीशिया के मुंह से तुरंत निकल गया। झूठ? मैंने अविश्वास से उसकी ओर देखा। जो इंसान तुम्हें चोट पहुंचाता है वह सच में तुम्हें सिर्फ एक बार चोट नहीं पहुंचाता। शायद उसे लगा कि उसकी बात कुछ ज्यादा कठोर हो गई, इसलिए लीशिया ने फिर कहा, आओ तियन, बस 5 दिन और इंतजार कर लो। 5 दिन बाद सब खत्म हो जाएगा। इंतजार? अब मैं कभी इंतजार नहीं करूंगा। 5 दिन बाद हम अपनी अपनी राह पर चले जाएंगे। मैं अब लीशिया के साथ ये झूठा रिश्ता निभाने वाला नहीं था। मुझे चुप देखकर लीशिया ने पीछे से एक खूबसूरत गिफ्ट बॉक्स निकाला। ये तुम्हारे लिए तोहफा है, देखो पसंद आता है या नहीं। ये पहली बार था जब उसने मुझे कोई उपहार दिया था। अचानक मेरे मन में यह जानने की इच्छा हुई कि उसने अपने लिए क्या चुना है। मैंने डिब्बा खोला। अंदर 40 नंबर के चमड़े के जूते थे। उस पल मैं अचानक हंस पड़ा। शिया, मैं 41 नंबर के जूते पहनता हूँ। प्यार इंसान को छोटी छोटी बातों तक याद रखवा देता है। इन दिनों मैंने तुम्हें और तुम्हारे एक्स के पुराने रिश्ते को करीब से देखा है। तुम उसके लिए हर दिन अलग अलग फूल लाती थी, 40 नंबर के जूते, महंगी ब्रांडेड घड़ियां, यहाँ तक कि खास तौर पर बनवाई हुई सिल्क टाई भी। फिर मैंने अपनी खाली कलाई और गर्दन की ओर इशारा किया और एक एक शब्द साफ बोलते हुए कहा, असल में हर कोई चाहता है कि उसे खास तवज्जो मिले, उसे सबसे ज्यादा प्यार किया जाए, और मैं भी इसका अपवाद नहीं हूं। लीशिया चुप हो गई। उसी पल उसे एहसास हुआ कि मेरे साथ 3 साल रहने के बाद भी वह शायद मुझे कभी सच में समझ ही नहीं पाई। मैंने आगे कहा, शिया, तुम भी आज थक गई हो, जाकर आराम करो। लीशिया उठ खड़ी हुई। मैं फिर से किसी को भेजकर खरीदवा देती हूँ, तुम मेरा इंतजार करना। उसके जाने के बाद मैंने दरवाजा बंद कर लिया। उस रात लीशिया वापस नहीं आई और मैंने भी उसका इंतजार नहीं किया। मैं अकेले ही सो गया। अगली सुबह मैं नाश्ता करने रेस्टोरेंट गया। तभी मैंने लीशिया और जी बोदा के कुछ दोस्तों को स्पेनिश में बातें करते सुना।
तुम लोगों को क्या लगता है, शिया अपने मौजूदा बॉयफ्रेंड को पसंद करती है या फिर जी भाई से ज्यादा प्यार करती है? बिल्कुल जी भाई से। सच बताऊं तो शिया को बहुत पहले से पता था कि जी भाई की याददाश्त वापस आ चुकी है। वो बस उनकी याददाश्त खोने का बहाना बनाकर वो सारी बातें पूरी करना चाहती थी जो हमेशा से जी भाई के साथ करना चाहती थी। ये लोग बातें करते हुए बीच बीच में मेरी तरफ भी देख रहे थे। जब उन्होंने देखा कि मैं बिना किसी प्रतिक्रिया के शांत बैठा हूं, तो वे आगे बोले, लेकिन शिया का ऐसा करना ठीक नहीं है ना? उसका पहले से बॉयफ्रेंड है। क्या ये दो नावों में पैर रखने जैसा नहीं है? शिया और लॉन्ग औतियान की तो शादी भी नहीं हुई। शिया के दिल में वो शायद सिर्फ एक टाइम पास या कैजुअल रिलेशनशिप वाला आदमी है। और फिर हमारी शिया तो ली एयरलाइंस की वारिस है, एक छोटा सा टूर गाइड। लॉन्ग औतियान उसके लायक कैसे हो सकता है? ये बातें सुनकर मुझे आखिर समझ आ गया कि ली शिया मुझ पर भरोसा क्यों नहीं करती थी। क्योंकि उसे पहले से पता था कि जी बोदा अपनी याददाश्त खोने का नाटक कर रहा है। असल में इतने समय से जिस इंसान को बेवकूफ़ बनाया जा रहा था वो मैं था। अब मेरा सब्र टूट चुका था। मैं धीरे धीरे उनके सामने जाकर खड़ा हुआ और एक एक शब्द साफ बोलते हुए कहा, बोल लिया तुम लोगों ने, तो अब मेरी बात सुन लो। मैं अब कभी ली शिया के साथ नहीं रहूंगा। और ये मत समझना कि मैं उसके लायक नहीं हूं, असल में वो मेरे लायक नहीं है। ये तीनों बातें मैंने स्पेनिश में कही थी। मैंने उन लोगों के हैरान चेहरों को पूरी तरह नजरअंदाज किया और मुड़कर वहां से चला गया। कुछ देर बाद पीछे से फिर उनकी फुसफुसाहट सुनाई दी। लॉन्ग आउतियान तो चीन का एक छोटा सा टूर गाइड है, उसे स्पेनिश कैसे आती है? क्या इन दिनों हमारी बातें उसने सुन ली थी? उस दिन के बाद लगातार 4 दिनों तक वे दोस्त मुझसे बचते रहे। उन्होंने हिम्मत नहीं की कि लीशिया को बता दें कि मुझे स्पेनिश आती है। और लीशिया शायद यह भी भूल गई थी कि उसने मुझे नया तोहफा खरीद कर देने की बात कही थी। वह लगातार जीवोदा के साथ शादी से पहले की तैयारियों में लगी रही। मुझे अब इसकी परवाह नहीं थी क्योंकि मैं भी एक के बाद एक सूट पहनकर देख रहा था। बस फर्क इतना था कि मेरे पास दुल्हन मौजूद नहीं थी। शादी से एक दिन पहले मुझे फिर बड़े भाई का फ़ोन आया। औतियन, कल तुम्हारी शादी लियू वुयान से होने वाली है। अगर तुम अब भी पीछे हटना चाहते हो तो अभी वक्त है। मैंने फ़ोन कसकर पकड़ लिया। भैया, मुझे कोई पछतावा नहीं होगा। मैं अब सब समझ चुका हूँ। हमारे परिवार में सिर्फ तुम और मैं 2 बेटे हैं। 2 बड़े परिवारों के बीच शादी का रिश्ता वैसे भी प्यार से जुड़ा नहीं होता। भैया ने लंबी सांस लेकर कहा, माफ़ करना, मैं तुम्हारी शादी उस लड़की से नहीं करा पाया जिसे तुम सच में चाहते थे। माफ़ी मत मांगो। मैंने धीरे धीरे हर शब्द साफ कहते हुए कहा, किसी ऐसे इंसान से शादी करने से जिसे मैं प्यार करता हूँ ज़्यादा महत्वपूर्ण है किसी ताकतवर और अमीर परिवार में शादी करना। तभी पीछे से एक जानी पहचानी आवाज़ सुनाई दी। तुमने क्या कहा? मैंने फ़ोन काट दिया और पीछे मुड़कर देखा। सामने ली शिया खड़ी थी। उसकी खूबसूरत भौहें हल्की नाराज़गी से सिकुड़ी हुई थीं। तो तुम मुझे ऐसे देखते हो सिर्फ इसलिए कि मेरे पास पैसा और ताकत है? मुझे समझ आ गया कि उसने गलत मतलब निकाल लिया है, लेकिन मैंने कोई सफाई नहीं दी। मैंने बस पूछा, तुम यहाँ क्यों आई हो? जी बोदा के साथ नहीं हो? लीशिया ने जवाब नहीं दिया। उसने सीधे एक नया गिफ्ट मेरे सामने बढ़ा दिया। ये तुम्हारे लिए है। फिर उसने धीमी लेकिन ठंडी आवाज में कहा, आउतियन, मैं हमेशा सोचती थी कि तुम बाकी मर्दों से अलग हो, लेकिन अब लगता है तुम भी वैसे ही हो। तुम भी बस बराबरी का रिश्ता, पैसा और हैसियत देखते हो। तुम कहते थे कि तुम्हें सच्चा प्यार चाहिए, लेकिन असल में तुम्हें सिर्फ पैसे चाहिए थे, है ना? आगे से अगर पैसों की ज़रूरत हो तो सीधे मेरे असिस्टेंट से कहना। इतनी घुमा फिराकर बात करने की ज़रूरत नहीं है। इतना कहकर लीशिया कमरे से बाहर चली गई। 3 साल साथ रहने के बाद भी मैंने कभी नहीं सोचा था कि लीशिया मुझे इस नज़र से देखती है। मैं गिफ्ट उठाकर उसे लौटाने के लिए बाहर जाने ही वाला था कि तभी मैंने उसे फ़ोन पर बात करते सुना। वह स्पेनिश में सामने वाले से कह रही थी, बिल्कुल नर्वस हूँ। बोदा वही इंसान है जिससे मैं हमेशा शादी करना चाहती थी, और अब आखिरकार मैं उससे शादी कर सकती हूँ। हमारे तांजू की परंपरा के अनुसार शादी से एक दिन पहले दूल्हा और दुल्हन एक दूसरे से नहीं मिलते, लेकिन इस समय लीशिया उसे बहुत ज्यादा देखना चाहती थी। ये कहते हुए लीशिया तेज कदमों से बाहर निकल गई।
पता नहीं क्यों मैं भी अनजाने में उसके पीछे पीछे चल पड़ा। जो लिशिया हमेशा सिर्फ बार और क्लब जाया करती थी, इस बार वह सीधे एक मनोरंजन पार्क पहुंच गई। वहां उसके दोस्त भी थे और जी बोदा भी। जैसे ही लिशिया ने जी बोदा को देखा, वह बेसब्री से तेजी से उसके पास गई और उसे गले लगा लिया। मैं दूर खड़ा था। मुझे नहीं पता था कि वे क्या बातें कर रहे थे, लेकिन अचानक मुझे एक बात याद आ गई। औरतें फर्क बहुत साफ करती हैं। बॉयफ्रेंड को बार और क्लब ले जाया जाता है, जबकि भविष्य के पति को एम्यूजमेंट पार्क और डिज्नी। लिशिया जी बोदा को लेकर फेरिस व्हील पर बैठ गई। जब फेरिस व्हील चलने लगा और उनका केबिन सबसे ऊपर पहुंचा, तभी अचानक धमाके के साथ रंग बिरंगी आतिशबाजी आसमान में खेल उठी। और तभी मेरे मोबाइल के वीचैट ग्रुप में एक वीडियो आया। मैं लिशिया हमेशा जी बोदा से प्यार करूंगी। जब लिशिया और जी बोदा फेरिस व्हील से नीचे उतरे तो उन्होंने दूर से मुझे देख लिया। लिशिया ने तुरंत सहज प्रतिक्रिया में जी बोदा का हाथ छोड़ दिया और मेरी तरफ चल पड़ी। वह कुछ समझाने ही वाली थी कि जी बोदा भी आगे आ गया और पहले बोल पड़ा, मिस्टर लॉन्ग, आपको तमाशा देखने को मिल गया। मैंने तो कहा था कि आज नहीं मिलना चाहिए, लेकिन शिया जिद करके मुझसे मिलने आ गई। लेकिन जिस इंसान से प्यार हो उसके साथ रहना सच में बहुत खुशी देता है। फिर उसने मुझसे पूछा, मिस्टर लॉन्ग, क्या आपके जीवन में कोई ऐसा है जिसे आप पसंद करते हैं? मैंने लिशिया की तरफ एक नजर डाली और शांत स्वर में जवाब दिया, नहीं। यह सुनकर लिशिया एक पल के लिए ठिठक गई। उसके मन में अचानक एक अजीब सी बेचैनी उठी। उसने जी बोदा से कहा, कल शादी है, अब बस कुछ घंटे बचे हैं। हमें सच में दोबारा नहीं मिलना चाहिए। मैं तुम्हें वापस छोड़ देती हूँ। ठीक है। जी बोदा को होटल छोड़ने के बाद लिशिया और मैं एक ही गाड़ी में वापस लौट रहे थे। वह मेरी तरफ देखती रही, फिर खुद को रोक नहीं पाई और पूछ बैठी, तुमने अभी क्यों कहा कि तुम्हें कोई पसंद नहीं है? मैंने शांत नजरों से उसकी तरफ देखा और कहा, बस यूं ही जवाब दे दिया, कोई खास बात नहीं, कोई खास बात नहीं। लिशिया ने समझा कि मैं बस अंदर ही अंदर नाराज हूं। इतना झुककर समझौता करने के लिए इन दिनों तुम्हें बहुत सहना पड़ा। स्पष्ट रूप से तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, फिर भी तुम्हें हमेशा इंतजार करना पड़ा। जब बोदा की बात खत्म हो जाएगी, तब मैं पूरी तरह सिर्फ तुमसे प्यार करूंगी। मैंने अपनी नजरें झुका ली और धीमे स्वर में कहा, उस बारे में बाद में बात करेंगे। होटल लौटने के बाद लिशिया मेरे कमरे में आने लगी, लेकिन मैंने उसे रोक दिया। आज हम दोनों थक गए हैं, पहले अच्छी तरह आराम कर लो। कल तुम्हें दुल्हन बनना है और कल मुझे भी दूल्हा बनना था। यह सुनकर कि मैं अभी भी उसकी परवाह कर रहा हूं, लिशिया ने राहत की सांस ली। ठीक है, अगर कल तुम्हारा जाने का मन न हो तो होटल में आराम करना। सब खत्म होते ही मैं तुमसे मिलने आ जाऊंगी। इतना कहकर मैंने दरवाजा बंद कर दिया। सबसे पहले मैंने स्पेन में इन दिनों खरीदी हुई अपनी सारी चीजें समेटी। फिर मेज के सामने बैठकर एक कागज उठाया और स्पेनिश में लिखना शुरू किया। लिशिया, अब जाकर मुझे समझ आया है कि सच्चा दिल हमेशा सच्चा प्यार नहीं पा सकता। टूटी हुई छतरी को पकड़े रहने से बेहतर है कि इंसान बारिश में भीग जाए। कभी मुझे सच में लगा था कि मुझे प्यार मिला है। ये 3 साल समझ लो मैंने तुम्हें दे दिए। अब मुझे तुम नहीं चाहिए। मैंने लिखना बंद किया और धीरे से कलम नीचे रख दी। फिर मैंने जी बोदा द्वारा भेजी गई उनकी प्रेम भरी तस्वीरें, चैट के स्क्रीनशॉट और 4 साल लंबा वह प्रेम पत्र एक एक करके प्रिंट करवा लिया। उन कागजों का मोटा ढेर भी मेज पर रख दिया। इसके बाद मैंने लिशिया द्वारा मुझे दिया गया इकलौता तोहफा उठाकर कूड़ेदान में फेंक दिया। आखिर में अपना सामान उठाया और बिना जरा भी हिचकिचाए जोजी होटल छोड़ दिया। मैं सीधे कार से बड़े भाई के बार्सिलोना स्थित ईसन विला की ओर निकल पड़ा। अगली सुबह ठीक 7 बजे मेकअप टीम समय पर पहुंची और मुझे दूल्हे का हल्का मेकअप किया। मैंने खुद वैलेंटिनो का हाई एंड कस्टम सूट पहना। सुबह 9 बजे बटलर ने आकर कहा, बड़े साहब, अब दुल्हन लेने जाने का समय हो गया है। उधर जोजी होटल में सुबह 8:30 बजे लिशिया शादी का गाउन पहनने के बाद लगातार मुझे फ़ोन कर रही थी, लेकिन मैंने एक भी कॉल रिसीव नहीं की। ब्राइड्समेड ने उसे समझाते हुए कहा, शिया 9 बजने वाले हैं, अगर फ़ोन नहीं लग रहा तो रहने दो।
कोई भी आदमी इतनी आसानी से यह नहीं देख सकता कि उसकी गर्लफ्रेंड किसी और से शादी कर रही है। दूल्हा तुम्हें लेने आ चुका है। ली शिया के दिल में अचानक एक बेचैनी सी उठी। ठीक है, पहले गाड़ी में बैठते हैं। वह नीचे उतरी, मुख्य शादी वाली कार में जाकर बैठ गई और जी बोदा के साथ विवाह स्थल की ओर रवाना हो गई। शादी की गाड़ी बार्सिलोना की ग्रासिया एवेन्यू पर दौड़ रही थी। सड़क के दोनों ओर खड़ी प्राचीन मध्ययुगीन इमारतें बेहद खूबसूरत लग रही थीं, लेकिन ली शिया का मन कहीं और था। वह बार बार अपना फोन देख रही थी। मैंने उसकी कॉल का जवाब नहीं दिया था। उसने मेरा वीचैट चैट बॉक्स खोला और टाइप किया, औतियन, आज शादी खत्म होते ही चाहे बोदा की याददाश्त वापस आए या नहीं, मैं उससे सब कुछ साफ साफ कह दूंगी। फिर मैं पूरी तरह तुम्हारे साथ रहूंगी। वह मुझे एक के बाद एक मैसेज भेजती रही, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। तभी गाड़ी अचानक धीमी हो गई। ड्राइवर बोला, मैडम ली, आगे अचानक सड़क बंद कर दी गई है। पता नहीं क्या हुआ। लगता है कोई और लग्जरी शादी की बारात जा रही है। आज ऐसा कौन सा खास दिन है? नई शादी की गाड़ियां तो स्पेन तक आ पहुंची हैं। लीशिया ने यह सुनते ही तुरंत कार की खिड़की नीचे की और सिर उठाकर सामने देखा। दोनों शादी की गाड़ियां एक दूसरे के पास से गुजरी। उसी पल उसने साफ देखा कि सामने वाली गाड़ी में दूल्हे के कपड़ों में बैठा इंसान औतियन था। लीशिया की आंखें सिकुड़ गईं। औतियन! वह बस इतना ही चिल्ला पाई, लेकिन तब तक दोनों शादी की गाड़ियां एक दूसरे को पार कर चुकी थीं।